दोस्तों नमस्कार। आज हमारी अपने चैनल पे 100वीं क्लास है और उस 100वीं क्लास में 100 स्पेशल में आपको आज करवा देता हूँ भारत का मानसून, क्योंकि भारत में मानसून प्री एक्टिव है इस बार। तो मानसून को समझने में ये क्लास आपकी बहुत मदद करेगी, तो इसके पॉइंटों को ध्यान रखना और साथ में नोट भी करना। समझ लेते हैं इसको। सबसे पहले तो हमें यही पता हो कि मानसून होता क्या है। तो मानसून इन सिंपल वे हम कह सकते हैं कि जो हवा नमी से भरी हो उसी को मानसून बोल सकते हैं, यानी मॉइस्चर से जो हवा लोडेड है उसको मानसून बोलेंगे। और भारत में मानसून की पहली वर्षा कहाँ पर होती है? द्वीपों पर। ये पॉइंट यहाँ पर समझने का है, क्योंकि हम केरल कर लेते हैं कई बार कि केरल में मानसून पहले दस्तक दे गया है। ये ठीक है, मुख्य भूमि की बात करें यानी इन द्वीपों को छोड़ दें, मुख्य भूमि की बात करें तो केरल में ही पहली वर्षा होती है। जबकि अप्रैल मई के महीनों में ये जो डॉट हमें दिखाई दे रहे हैं, ब्लैक डॉट दोनों तरफ, यहाँ पर मानसून की पहली वर्षा हो जाती है, क्योंकि मानसून यहीं से होते हुए आता है और फिर मुख्य भूमि में यहाँ पर टकराता है। तो मानसून की पहली वर्षा आप केरल नहीं करेंगे। अगर द्वीप ऑप्शन में हो और केरल भी हो तो आप उसमें द्वीप ही लगाएंगे। द्वीप नहीं है फिर हम केरल पे जा सकते हैं। मानसून का समय जून से सितंबर। सामान्य जब मानसून होता है तो जून के फर्स्ट वीक से लेकर के और सितंबर तक वो आगे बढ़ता होता है। आगे बढ़ता मतलब वो बारिश करता रहता है, जबकि सितंबर से दिसंबर फिर उसको पीछे हटता मानसून, यानी बारिश जो है घटती रहती है। यानी कंप्लीटली मानसून भारत से दिसंबर में निकल जाता है। अरब सागर शाखा और बंगाल की खाड़ी शाखा गंगा के मैदानों में मिलती हैं। तो पहले तो यही पॉइंट समझें। अरब सागर शाखा, ये जो अरब सागर है भारत में और ये बंगाल की खाड़ी है, ये दोनों शाखाएं जो हम बोलेंगे ये हिंद महासागर के ही पार्ट हैं दोनों, अरब सागर भी और बंगाल की खाड़ी भी। अगर इन समुद्र की ही बात करें तो हिंद महासागर ही है, सिर्फ इसको अरब सागर बोल दिया गया, इसको बंगाल की खाड़ी बोल दिया गया है। तो मानसून भी जब हमारा यहाँ टकराएगा तो वो भी दो ब्रांचेज में डिवाइड हो जाएगा। एक ब्रांच को बोलेंगे अरब सागर शाखा, दूसरी को बोलेंगे बंगाल की खाड़ी शाखा। यानी भारत के मानसून की दो ब्रांच हैं, अरब सागर शाखा, बंगाल की खाड़ी शाखा। डायरेक्शन आपको पता होगी कि अरब सागर भारत के किस दिशा में पड़ रहा है? दक्षिण पश्चिम। और बंगाल की खाड़ी पड़ रहा है दक्षिण पूर्व में। तो इसको बोल लेंगे दक्षिण पश्चिम शाखा, इसको बोल लेंगे दक्षिण पूर्व शाखा। जबकि मानसून क्या है? एक ही है। और वो कैसे गंगा के मैदानों में मिलता है वो भी हम करते हैं। भारत का मानसून प्रभावित किससे है? पूर्वी प्रशांत महासागर से और हिंद महासागर से, यानी यहीं से हमारा मानसून चलता है या यहीं से प्रभावित है। तो भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा स्थान वगैरह तो आपको पता होंगे कि महासिनराम में कम कहाँ पर होती है, वो आपको पता है। लेकिन कौन सा मानसून ज़्यादा बारिश करता है? अब दो शाखाएं हमने की, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी। तो इन दोनों शाखाओं में से भारत के मानसून की कौन सी शाखा भारत में ज़्यादा बारिश करती है? तो वो है दक्षिण पश्चिम मानसून, यानी ये अरब सागर शाखा, जो भारत में टोटल रेनफॉल का 76% अकेली है। अब देखें दूसरे पॉइंट हम यहाँ पर अभी करेंगे। ये पॉइंट मैं समझता हूँ कि समझ में आए होंगे। अब देखिए, पूर्वी प्रशांत महासागर जो हमारे इस तरफ है, यानी हिंद महासागर के इस तरफ है, यहाँ से जो पवनें हैं वो नमी को भर करके चलती हैं और यहाँ इस बंगाल की खाड़ी के ऊपर से होते हुए, यानी ये हमें दिखाई कम दे रहा है स्पेस के कारण, लेकिन बहुत नीचे से ये हवाएं मानसून को यानी नमी को लेकर के आती हैं। और जब ये हवाएं या मानसूनी पवनें नीचे से भारत के दक्षिणी तट से टकराती हैं, जैसे हमने रेड में बनाया हुआ है, जब भारत के दक्षिणी तट से टकराती हैं तो यहाँ टकराते ही दो भागों में बट जाती है। हमने की अरब सागर शाखा और बंगाल की खाड़ी शाखा। मानसून एक ही है, यहाँ टकराते ही दो भागों में बट गया। इस बात पे बहुत कन्फ्यूज़न रहता है कि भारत का मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून, दक्षिण पूर्व मानसून, ये एक ही मानसून के दो पार्ट हैं। अब आप देखें, ये भी
एक कोइंसिडेंस है, एक गुड लक है, भारत के लिए बहुत अच्छा पॉइंट है। क्योंकि अगर मानसून केवल अकेला इस तरफ से बढ़ता तो इन हिस्सों में ही बारिश होती, लेकिन मानसून भारत में दोनों तरफ से, यानी यहाँ से भी बढ़ रहा है यूं ऊपर की तरफ, और यहाँ से भी बढ़ रहा है ऊपर की तरफ, और फिर ये मानसून यहाँ मिलेगा। तो अभी आप देखें, यहाँ तक के पॉइंट आपको समझ में आए होंगे। अब देखें आगे, ये पॉइंट यहाँ पे क्लियर है। अब देखिए, मानसून यहाँ पर टकराया और दो भागों में बट गया। तो एक इस तरफ से ऊपर बढ़ना शुरू हुआ ऐसे, और एक इस तरफ से ऐसे ऊपर बढ़ना शुरू हुआ। अब आप देखें, दोनों हिस्सों को कवर किया भारत के। अब यहाँ केरल में जो मानसून सामान्य होता है तो कब टकराता है? 1 जून को यहाँ पे, क्योंकि केरल का ही पश्चिमी भाग पड़ता है जहाँ पर इसकी पहली टक्कर होती है। तो ये मानसून की पहली यहाँ पर बारिश मुख्य भूमि के अंदर, अदरवाइज कहाँ पर हो चुकी है? द्वीपों पर। अब ये मानसून या मानसूनी पवनें ऊपर की तरफ बढ़ने लगती हैं और तेज़ी से बढ़ती हुई मुंबई कब पहुँच जाती हैं? मुंबई पहुँच जाती हैं 10 जून। और इस तरफ से जो ये हमारी दूसरी शाखा यहाँ से गई थी, ये यहाँ बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल होते हुए कहाँ पर पहुँच जाती है? असम। और असम लगभग कब? सामान्य मानसून की हम बात कर रहे हैं। जब ये लेट होता है या प्री एक्टिव होता है तो ये टाइम घट और बढ़ जाता है, लेकिन ये सामान्य की हम बात कर रहे हैं। तो 7 जून यानी जून के फर्स्ट वीक में असम पहुंच जाती है मानसून की शाखा। जैसे अभी जून चलेगा हमारा, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कैसे मानसून हमारी तरफ आ रहा है। हमारी तरफ मतलब उत्तर भारत में। फिर 15 जून को इस मध्य भारत में ये सौराष्ट्र, कच्छ, महाराष्ट्र के ऊपरी हिस्से लगभग यहाँ आ जाएगा जहाँ हम लिख रहे हैं मानसून। ये 15 जून को लगभग मध्य भारत में आ जाएगा। और जो ऊपर क्षेत्र है हमारा दिल्ली, यहाँ जून के अंत तक पहुँच जाएगा। यानी हम यहाँ पे अगर नोट भी करते हैं दिल्ली, तो आप लिख सकते हैं जो हमारा NCERT के अंदर पॉइंट लिखा हुआ है वही हम नोट करते हैं 29 जून। तो दिल्ली में मानसून कब पहुंचा? 29 जून। और आप देखें दिल्ली में ये मानसून पहुंचता है बंगाल की खाड़ी वाला सबसे पहले। तो दिल्ली में ज़्यादा बारिश कौन सा मानसून करता है? बंगाल की खाड़ी वाला। और दिल्ली चूँकि हरियाणा से घिरा हुआ है तो हमारी जो बेल्ट है, हालांकि हरियाणा का पॉइंट है, जो करनाल, पानीपत, सोनीपत वाली जो बेल्ट है वहाँ भी ये बंगाल की खाड़ी शाखा मानसून ही बारिश करता है। तो आपको 1 मिनट में फिर रिपीट कर देता हूँ। मानसून यहाँ टकराया, 2 भागों में बटा और अलग अलग ढंग से बढ़ना शुरू हुआ। तो पश्चिम की तरफ से ये अरब सागर शाखा मुंबई में हमने कहा कि 10 जून को पहुँची, और ये तब तक 10 जून से भी पहले असम तक पहुँच गई। 15 जून तक ये कच्छ में, आप कच्छ ही लिख सकते हैं, कच्छ यानी गुजरात के हिस्से और ये मध्य भारत के हिस्सों में पहुंच जाती है। और जून के लास्ट तक कहाँ पहुंच जाती है? 29 जून तक। तो हरियाणा में जुलाई का फर्स्ट वीक ही लगेगा या जून के अंत में मानसून हरियाणा, पंजाब, राजस्थान में दस्तक दे देगा। यहाँ तक मैं समझता हूँ कि पॉइंट आपको क्लियर हुए होंगे। अब देखें दूसरा पॉइंट। जब ये मानसून ऐसे चल रहा है तो गंगा के मैदान का मतलब है, जो गंगा और उसकी सहायक नदियों का ये मैदान है, यूपी, बिहार, हरियाणा, गंगा और सहायक नदियों के क्षेत्रों में ही आते हैं। तो यहाँ पर जून के अंदर ही ये मानसून की शाखाएं ये ऊपर बढ़ते बढ़ते, अब आप देखें ये जो असम में हमने किया था 7 जून, वहाँ तक मैं समझता हूँ कि आपने नोट किया होगा। यहाँ पर ये उत्तर पूर्व का जो इलाका है पर्वतों का इलाका है, पहाड़ों का इलाका है। मानसून उस तरफ जाने की बजाय, नहीं जो बंगाल की खाड़ी का मानसून था उस तरफ जाने की बजाय पहाड़ों के कारण अपने पश्चिम में मतलब अपने लेफ्ट में मुड़ जाता है। यानी बंगाल की खाड़ी शाखा का गंगा के मैदानों की तरफ मुड़ने का क्या कारण है? यहाँ की पहाड़ियाँ इस मानसून को इस तरफ मुड़ने के लिए मजबूर करती हैं। तो यहाँ जून के
अंत तक दोनों मानसून यहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं और फिर ऊपर चलते हैं। जो हमने ऊपर जून में किए 29 जून तक ये इकट्ठे ही गए हैं। तो जुलाई तक, मध्य जुलाई तक मानसून पूरे देश में प्रभावी हो जाता है और जहाँ उसको बारिश करनी है वहीं पर बारिश करता है। यानी हम क्या कह सकते हैं कि पूरे भारत में बारिश कब जारी है या पूरे भारत में मानसून कब बहुत प्रभावी है, यानी एक साथ, तो आप बोल सकते हैं 15 जुलाई तक। तो आप देखें जून में मानसून चला 1 जून और 15 जुलाई तक यानी लगभग 40 से 45 दिन में मानसून को पूरे भारत में फैलने में वक्त लगा। तो 15 जुलाई तक पूरे भारत में मानसून प्रभावी हो जाता है। डेट हमने सारी यहाँ पर की हैं कि कब कहाँ पर गया। अब देखें कुछ और पॉइंट हम यहाँ पर जोड़ लेते हैं। अब देखें भारत में जो शीतकालीन वर्षा है, जो पश्चिमी पवन प्रवाह के कारण होती है उत्तर भारत में, वो सभी को पता होगा। शीतकालीन वर्षा केवल भारत में कहाँ होती है? उत्तर भारत में। और वो किसके कारण होती है? उसको बोलते हैं पश्चिमी पवन प्रवाह, यानी वेस्टर्ली। और ये वेस्टर्ली या पश्चिमी पवनें पश्चिम भारत के इस तरफ है। यहाँ पे जो कैस्पियन सागर है, भूमध्य सागर है, वहाँ से वो प्रभावी होता है और यहाँ ईरान, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान होते हुए हमारे पंजाब, हरियाणा, यूपी तक पहुँच जाता है। तो भारत में शीतकालीन वर्षा को क्या बोल देते हैं? बिल्कुल टिपिकल एनसीईआरटी के वर्ड हम कर रहे हैं, महावट। मतलब एक ही है, शीतकालीन वर्षा कहिए, पश्चिमी पवन प्रवाह कहिए, इनसे होने वाली वर्षा को भारत में या नॉर्थ इंडिया में क्या बोलते हैं? महावट। और इसका कोई इंग्लिश वर्जन नहीं है, इसको इंग्लिश में भी क्या बोलते हैं? हम महावट ही बोलते हैं। तो फिर हमने किया कि जून से सितंबर तो मानसून यहाँ पे पूरा प्रभावी है। तो जहाँ गंगा के मैदानों में ये मानसून यहाँ पर इकट्ठा हुआ था, यहीं से ये मानसून वापस जाने लगता है। ये मानसून फिर वापस जाने लगता है और यहाँ से नॉर्थ ईस्ट की हवाएं भी वापस जाते हुए इससे मिल जाती हैं। यानी उस तरफ जो हमारे दक्षिणी चीन सागर है, पीला सागर है, वो हम इंडियन ज्योग्राफी की डिटेल में करेंगे। तो वहाँ से भी नॉर्थ ईस्ट की तरफ से कुछ मानसूनी पवनें इस लौटते हुए मानसून के साथ मिल जाती हैं, जो यहाँ तमिलनाडु के तट से बारिश करके निकलता है। अब आप देखें सितंबर से वापस चलना शुरू हुआ, यहाँ पे लगभग आ जाता है अक्टूबर, यानी प्रायद्वीपीय भारत में अक्टूबर से मानसून हट जाता है और यहाँ से जो उसका लौटने का वक्त है वो कब है? दिसंबर। तो भारत से मानसून की वापसी कब है? दिसंबर। और भारत में मानसून की एंट्री कब थी? जून। तो ये जो मानसून लौट रहा है, नॉर्थ ईस्ट की पवनें भी मिली और तमिलनाडु में कोरोमंडल तट इसको हम बोलते हैं। यहाँ पर ये जो तमिलनाडु का ये जो पोर्शन है इसको बोलते हैं कोरोमंडल तट। तो लौटता हुआ मानसून कहाँ बारिश करता है? कोरोमंडल तट पे, या क्या बोलना पड़ेगा हमें? तमिलनाडु। तो इसलिए दक्षिण भारत में तमिलनाडु को ही बोलते हैं चावल का कटोरा, क्योंकि यहाँ पर दोनों मानसून आगे बढ़ता भी और पीछे हटता भी, दोनों मानसून बारिश करते हैं। तो भारत से मानसून कंप्लीटली कब विदा हुआ? दिसंबर में। दूसरा पॉइंट आप यहाँ पर देखें, प्रेशर्स की अगर हम यहाँ पर बात करें, एक होता है हाई प्रेशर, एक होता है लो प्रेशर। लो प्रेशर का मतलब होता है गर्मी, निम्न दाब जिसको बोलते हैं, और इसका मतलब क्या है? थोड़ा सा नमी, ये इसको हम थोड़ा सा ठंडी हवा बोल सकते हैं। तो यहाँ हमेशा ही हाई प्रेशर लो प्रेशर की तरफ आकर्षित होता है, या आप कहें कि जो लो प्रेशर बनता है, निम्न दाब बनता है, वो हाई प्रेशर को अपनी ओर बुलाता है। इसको हम बहुत डिटेल में करेंगे, लेकिन यहाँ पर कुछ कुछ आप समझे होंगे। अब जब पूर्वी प्रशांत महासागर में हाई प्रेशर है
तो यहाँ हिंद महासागर में लो प्रेशर होता है, तो ये लो प्रेशर इस हाई प्रेशर को अपनी तरफ बुलाता है, तभी ये भारत में मानसून प्रभावी होता है। और ऐसा विपरीत जब हो जाए उसको बोलते हैं एल नीनो, यानी जब हमारा मानसून कमज़ोर होता है तो एल नीनो, यानी इसको आप लिख सकते हैं गर्म जल धारा है और भारत के मानसून पर नकारात्मक प्रभाव डालती है। ये पॉइंट यहाँ पे समझना आवश्यक है, नकारात्मक प्रभाव, यानी जब भारत का मानसून सामान्य न हो तो उसका कारण एल नीनो है जो कि गर्म है, यानी इस तरफ से ठंडी की बजाय गर्म हवाएं आने लगें, यानी यहाँ पे हाई प्रेशर की जगह पे क्या हो जाए, लो प्रेशर हो जाए। जबकि सामान्य होता है तो पूर्वी प्रशांत में ही क्या होता है, हाई प्रेशर, और यहाँ पे क्या होता है, लो प्रेशर। अब आप देखें सितंबर, अक्टूबर, नवंबर के हमारे जो उत्तर भारत के महीने हैं वो थोड़े से क्या हैं, ठंडक आना शुरू हो जाती है और सूर्य दक्षिण में जा चुका होता है। आपने ज्योग्राफी की अगर क्लासें की हैं तो आपको ठीक ठीक पता होगा कि सितंबर के बाद सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में प्रवेश कर जाता है, तो वहाँ गर्मी बढ़ेगी। अब यहाँ उत्तर भारत में सितंबर अक्टूबर में तो क्या है, हाई प्रेशर, और दक्षिणी गोलार्ध में क्या है, नीचे लो प्रेशर, यानी अगर हम दक्षिणी गोलार्ध की बात करें तो वहाँ पर क्या है, लो प्रेशर है। और हाई प्रेशर हमेशा ही कहाँ बढ़ता है, लो प्रेशर की तरफ, यानी यहाँ पर ठंडक हो जाती है, वहाँ पर गर्मी हो जाती है, तो इसलिए ये मानसून लौटना शुरू करता है। बहुत टेक्निकल और साइंटिफिक पॉइंट है कि सितंबर अक्टूबर में भारत से मानसून वापस क्यों जाने लगता है, क्योंकि यहाँ पर हाई प्रेशर बढ़ने लग गया, यानी थोड़ी थोड़ी ठंड होना शुरू हो गई है, और दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी होना शुरू हो गई है, यानी लो प्रेशर बनना शुरू हुआ। और हाई प्रेशर हमेशा किसकी तरफ बढ़ता है, लो प्रेशर की तरफ ही बढ़ता है। तो ये हमने किया भारत का मानसून, और मैं मानता हूँ कि बहुत कुछ इसमें से आपको समझ में आया होगा। और कमेंट करना, कोई पॉइंट अगर बचता है तो हम उन पॉइंटों को भी क्लियर करेंगे, लेकिन क्लास को ठीक से देखेंगे तो ठीक ठीक पॉइंट आपको समझ में इसमें आएंगे ज़रूर। तो आप जुड़े रहिए और जोड़िए अपने दोस्तों को भी। धन्यवाद।